हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्ट्रो एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएमसी के बारे में। हम लोग देखेंगे कि आखिर डीएमसीए क्या है, इसकी जो नोटिस है वो क्यों जारी करी जाती है और आखिर किन लोगों को यहाँ पे नोटिस दी जाती है। और अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर जी के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसे टेम्परेरी तौर के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वीपो। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है जब भी हम लोग डीएमसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, साथ ही साथ लॉ एंड जस्टिस के रविशंकर प्रसाद जी, तो फ्राइडे को उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो 1 घंटे के लिए लॉकड आउट कर दिया गया था। और उन्हें जो नोटिस मिली थी वो आई थी डीएमसीए के तरफ से, जहां पे उन्होंने बताया था कि जो डीएमसीए का आप कह सकते हैं जो रूल्स हैं उसे वायलेट करा गया था उनकी पोस्ट के द्वारा। अब डीएमसीए क्या है, तो ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है और इसके अंदर में आप कह सकते हैं यहाँ पे दो मतलब 1996 के अंदर दो ट्रीटी साइन करी गई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर नेशन हैं उन सभी के आप कह सकते हैं उन सभी के साथ में मिलके यहाँ पे एक दो ट्रीटीज साइन करी गई थी 1996 के अंदर। ओके, अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि आखिर डीएमसीए क्या है, वो जो दो ट्रीटी थी वो क्या थी और उनके अंदर क्यों ये सब चीज़ें लाने हमें देखने को मिलती है। तो डीएमसीए 1998 में एक लॉ पास करा गया था यूएस के द्वारा और वहाँ पे बोला गया था ये पहला मतलब पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा लॉ था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि इंटरनेट पे मतलब मौजूद है उनके लिए यहाँ पे ये लॉ लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन और वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी यहाँ पे वीपो के अंदर मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर नेशन हैं वो सभी एग्री करे थे उन दो ट्रीटीज़ के लिए। ओके, ये बात सामने हमें देखने को मिली थी। अब थोड़ा और बात करते हैं, तो वीपो के जितने भी मेंबर थे उन्होंने दिसंबर 1996 के अंदर दो ट्रीटी साइन करी गई थी। पहली ट्रीटी का नाम था वीपो कॉपीराइट ट्रीटी और दूसरी ट्रीटी का नाम था वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। इन दोनों ही ट्रीटी के अंदर वो सारे मेंबर नेशंस आए थे जो कि आप कह सकते हैं जिन्होंने उसको साइन करा गया था और जिनके आप कह सकते हैं रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस और यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी जो भी आप कह सकते हैं वहाँ के सिटीजन आप जो उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उसको। ओके, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपीराइट जो चीज़ें होती हैं आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी इंसान कोई खुद का अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाता है तो दूसरा कोई कहीं और नेशन बैठा हुआ उसे कॉपी कर ले, तो इस चीज़ को उसकी खुद की जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है उसे प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी आप कह सकते हैं यहाँ पे उनके डोमेस्टिक कॉपीराइट होल्डर हैं वहाँ पे उन्हें मिलके उसके साथ काम करना है और साथ ही साथ जो भी वो अपने टेक्निकल मेजर्स ले सकते हैं उस कॉपीराइटेड वर्क को कम करने के लिए या फिर उसे इंश्योर करने के लिए कि वहाँ से कोई लोग किसी का कोई चीज़ चुरा ना सके, तो जो भी काम वो कर सकते हैं इन सभी नेशंस को करना था जितने मेंबर स्टेट उस वीपो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे। ओके, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितने भी नेसेसरी इंटरनेशनल लीगल प्रोटेक्शन है हमारे डिजिटल कंटेंट के लिए वो भी उन्हें रखने हैं। ओके, आगे बात करें अगर वीपो के बारे में, तो वीपो क्यों बनाया गया था इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि लेट 1990s के अंदर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा था इंटरनेट पर, मतलब कि तब नया नया इंटरनेट आया था और यहाँ पे लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, अपने खुद ही कंटेंट यूट्यूब पे ला रहे थे, अपनी वेबसाइट ला रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना आप कह सकते टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन क्या देखा गया था कि खुद कुछ ऐसे क्रिएटर थे जो कि अपना कंटेंट बना रहे हैं, खुद का फ्रेश कंटेंट है और वो इंटरनेट पर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, पर वहीं पर जब देखा गया कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनकी वेबसाइट से या फिर उस यूज़र के खुद उसके बनाए हुए कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने यूजर्स तक प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि अनएथिकल था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे उन्होंने वीपो के लिए मतलब वीपो की शुरुआत करी थी। ओके, जहाँ पे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे नेशंस वहाँ पे जुड़े थे, 193 नेशन थे जिसके अंदर इंडिया भी आता है और उन्होंने इसे इस्टेब्लिश करा था आप कह सकते हैं जब बहुत पहले मतलब कि वीपो एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था 1967 के अंदर। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए और कॉपीराइट के जो एक्सटेंड उसे कम करने के लिए जो बातें थी वो लेके आए थे ये लोग 1996 के अंदर। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
आगे बात करें, अगर जो डीएमसी की नोटिस है वो कौन जनरेट करता है, क्या कोई खुद की एक आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई ब्रांच है इनकी या कोई है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए किसी कंटेंट क्रिएटर को ये पता लगता है कि उसका खुद का ओरिजिनल कंटेंट किसी वेबसाइट या किसी यूज़र ने यूज़ करा है, तो उसके पास एक बहुत बढ़िया एक चांस रहता है जहाँ पे वो फाइल कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को, कि वो ये बोल सकता है कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे चुराया गया है या फिर वॉलेट करा गया है। यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके के, मतलब जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट आपके लिए आपका कंटेंट चुराती है, तो या तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट से बात कर लीजिए, नहीं अगर आप कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी सर्विस दी जाती है, जो कि dmc.com जैसी कई सारी सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ पे आप उनके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, और जो उस वेबसाइट के खुद के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को देखेंगे कि किस तरीके से या क्या वो वाकई में वो कंटेंट उन्होंने चुराया है। अगर चुराया होगा तो वो उस चीज़ को टेक डाउन कर लेंगे, और इसके लिए वो नॉमिनल चार्जेस भी लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, तो इनके प्लेटफॉर्म पे आप खुद ही इनसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई भी कोई आपका कंटेंट चुराता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि आप लोग मेल लिख देंगे तो डायरेक्ट फिर वो खुद ही टेक डाउन कर लेते हैं। नहीं तो यूट्यूब जैसे आप कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वहाँ उनका खुद का जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने कोई वीडियो कॉपी करी होगी तो उसका भी पता लग जाता है उन्हें, और वो खुद ही टेक डाउन कर लेते हैं या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल देते हैं। यहाँ से कितने सारे फायदे हो सकते हैं आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अगर अपने ओरिजिनल कंटेंट को रखते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए उन्होंने ये करा है कि लोग दूसरी चीज़ों के चुराएं ना, क्योंकि मेहनत उनकी रहती है और दूसरा चुरा लेता है तो वो बात भी ठीक नहीं होती है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जो भी प्लेटफॉर्म है जो डिसाइड करता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो खुद की एक रिसर्च करता है, और इसमें उनके लिए भी एक चीज़ है कि या तो हो सकता है कि वो उस कंटेंट को रिस्टोर कर लें, और नहीं तो उसे वो छुपाने की बात करते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, और नई नई वीडियोस में डालने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।